Hello guys, so today's topic is solutions और solutions के अंदर जो पहली चीज हम बात करेंगे that will be gas and liquid, right? So gas and liquid के बारे में हमें तीन चीज़ों का इफेक्ट हमको देखना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी कैसे हो रही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर उस पर क्या पड़ रहा है एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर उस पर क्या है एंड फिर हम उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड के अंदर अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमने बचपन से पढ़ा है कि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि जो पोलर है वो पोलर में डिजॉल्व होगा, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। पर हमें एक चीज पता है कि जो ऑक्सीजन है, जो O2 है, दैट डिजॉल्व्स इन H2O। एंड हमको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो हमारा नॉन पोलर होता है नेचर के अंदर। देखो मैंने मॉलिक्यूलर बना के भी दिखाया है कि नॉन पोलर है, वेयर एज H2O इज पोलर इन नेचर। तो फिर अगर हमने बचपन से सीखा कि लाइक डिजॉल्व लाइक होता है तो ये वाली चीज तो यहाँ पे नहीं लग रही। तो इसमें सॉल्युबिलिटी कैसे प्रोवाइड हो रही है? तो इसकी सॉल्युबिलिटी का रीजन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। नाउ सेकंड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, सोल्यूशन बनता है और हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है, हमें पता है किसी भी रिएक्शन में अगर हीट बाहर निकल रही है तो दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये हीट क्यों जनरेट हो रही है, इसके पीछे का क्या रीजन है वो समझते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये क्यों है? क्योंकि गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा हाई होगी तो जब उसको हम सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो सोल्यूशन बनते वक्त वो जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है, इसका मतलब क्या है कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ली चार्टलीज प्रिंसिपल, जो हमने 11th के अंदर पढ़ा था कि कैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन देखते हैं, एक बार और समझा देते हैं। सो देखो, इसके अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मतलब क्या है, हीट निकल रही है। हीट का जो मात्रा है, हम हीट बढ़ा रहे हैं। तो जो ये वाली साइड है ये बढ़ रही है। तो इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, और बैकवर्ड रिएक्शन में मूव करना शुरू कर देगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। Whereas if we talk about, if we decrease the temperature, यहाँ पे हीट मिल रही है, इसको अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो जो रिएक्शन है उसकी टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए ज्यादा फेवरेबल हो जाएगी। तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सोल्यूशन ज्यादा बनेगा, सोल्यूशन ज्यादा बनेगा मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। Whereas if we talk about the third important thing which is effect of pressure, अब प्रेशर का क्या इफेक्ट है? तो देखो ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया है, इवन दो इट्स वेरी स्मॉल। ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर नीचे मैंने लिक्विड डाल रखा है। ऊपर ये जो सर्कल आपको स्फेयर जैसे दिख रहे हैं, दैट इज द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो ऊपर है ये एक पिस्टन है जो कि प्रेशर लगा रहा है, राइट। अब डाल्टन्स लॉ ने डाल्टन ने एक चीज बताई थी जिसको आगे हेनरी जी ने मॉडिफाई करा था। सो वी विल टॉक अबाउट इट, सी। सो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर अप्लाइड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गैस डिजॉल्व। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज m1/m2 इज इक्वल टू p1/p2। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट हेनरीज लॉ, उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन करी थी? तो हेनरीज लॉ के मुताबिक उन्होंने कहा था solubility of gas in liquid is directly proportional to the mole fraction of gas particles in vapor phase। इसका मतलब क्या है कि जो P ऑफ गैस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को किससे डिनोट करते हैं? दिस इज नोन एज स्काई ऑफ गैस, जिसके अंदर हमने देखा था कि N1 मोल्स ऑफ 1 अपॉन में मोल्स ऑफ 1 प्लस मोल्स ऑफ 2। वो जो फॉर्मूला था हमने बचपन के अंदर, मतलब बचपन तो नहीं बट क्लास 11 के अंदर जब हमने मोलैरिटी मोलैलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, वो सारी अभी आगे यूज होंगी। सो यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट दैट एंड हाउ टू जस्ट अप्लाई फॉर्मूलाज। तो बेसिक पता होना चाहिए, बाकी तो बस फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है सिंस इट इज अ फिजिकल केमिस्ट्री थिंग। नाउ पी ऑफ गैस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे और इज इक्वल टू आ जाएगा। सो पी ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू काय ऑफ गैस। के एच क्या है? के एच इज हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो एक ऐसा कांस्टेंट है जो हर एक गैस के पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। सो के एच कैसे निकलेगा? के एच इज इक्वल टू पी ऑफ गैस अपॉन में काय ऑफ गैस। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के एच जो हेनरी कांस्टेंट है वो भी बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इसकी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ के अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है दैट शुड बी ऑलवेज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। इसका रीजन क्या है?
देखो हाई प्रेशर के अंदर हमें पता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जितना प्रेशर लगेगा उतना मास ऑफ गैस डिसॉल्व हो पाएगा, जो डाल्टन्स लॉ ने भी हमें बताया। तो एट हाई प्रेशर जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो ज्यादा होगी, CO2 ज्यादा अच्छे से डिसॉल्व कर पाएगा, दैट्स व्हाई इट शुड बी सील्ड अंडर हाई प्रेशर। नाउ स्कूबा डाइवर्स ऑक्सीजन सिलेंडर इज डाइल्यूटेड विद लेस सॉल्युबल हीलियम गैस। ये क्यों हो रहा है? देखो, इवन दो हमें पता है कि हमें जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इज द मेन थिंग, राइट, बट सिंस वी आर गोइंग इनसाइड द सी, हम ऑक्सीजन के साथ हीलियम को भी डाइल्यूट कर रहे हैं थोड़ा सा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम एकदम से ऊपर आते हैं ना, तो स्कूबा डाइवर्स को एक कंडीशन हो सकती है विच इज नोन एज बेंड। बेंड क्या होता है? उसके अंदर ना जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसके अंदर ना बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह चला जाता है, जिसकी वजह से ना हमारी बॉडी की जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। एंड सिंस हम एकदम से ऊपर आ जाते हैं, देखो नीचे तो हम हाई प्रेशर में चले गए, तो हाई प्रेशर के अंदर सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गई, तो एकदम से वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर शूट आउट हो गया। अब ये जब शूट अप हो गया तो उसके बाद ना हम जब बाहर निकलते हैं तो देयर इज नो वे कि हम उसे अनडू कर पाए, वो हमारी ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगा एंड ऑफ द डे। तो बेंड कंडीशंस हमें ना हो, ये स्कूबा ड्राइवर्स को दिक्कत ना आए, इसकी वजह से वो एक लेस सॉल्युबल हीलियम गैस करते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन प्रिवेंट हो पाती है। नाउ माउंटेन क्लाइंबर्स सफर फ्रॉम एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है? हमें पता है एज वी मूव हायर इन द लाइक हायर अप द एल्टीट्यूड, अगर हम माउंटेन पे जा रहे हैं तो एल्टीट्यूड बढ़ रहा है। अब एल्टीट्यूड बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? कि जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है ऊपर जाके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है ना, वो हम आपने सुना होगा कि कभी भी आप किसी दूर जैसे माउंट कैलाश या माउंट एवरेस्ट पे ट्रेकिंग के लिए जाते हो, सो यू हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद यू, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम होती है, सो पीपल लाइक फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो वो इजिली सांस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उन्हें एनॉक्सिया हो जाता है। सो दिस इज द रीजन, क्योंकि वहां पे ऊपर जाते हुए ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है एयर के अंदर। अब फॉर्मूला, अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो मैं अभी बताऊंगी। देखो, P of S is equal to KH Henry's constant into chi of gas। अब chi of gas को मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है? मैंने नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो ये बेसिकली chi ऑफ गैस का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे मैंने एक्सपैंड करके लिख दिया। तो ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब हमें या तो KH हेनरीज कांस्टेंट फाइंड करने को बोला जाए, या P ऑफ गैस मतलब प्रेशर ऑफ गैस जो भी है वो फाइंड आउट करने को बोला जाए। बट अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालने हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस H2, क्योंकि H2O की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है P ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू N ऑफ गैस अपॉन में N ऑफ H2O, एंड N हियर इज नंबर ऑफ मोल्स, राइट, जो कि हम गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके निकालते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद इट। सो ये फॉर्मूला तब लगेगा, राइट। नाउ इफ वी मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज लिक्विड एंड लिक्विड। तो हमने गैस एंड लिक्विड पूरा यहाँ पे खत्म कर लिया है, अब हम लिक्विड एंड लिक्विड की बात करते हैं। तो रॉड्स लॉ लिक्विड एंड लिक्विड के अंदर पहला हमारा लॉ होता है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आगे की चीजें इसी पे बेस्ड होगी, सो यू शुड लाइक अच्छे से समझ आना चाहिए। व्हेन टू होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, हमें पहले से पता है कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या डिफरेंस रहता है, कि जिसके अंदर बाइनरी पार्टिकल मतलब एक ही मिक्सचर होता है उसे होमोजीनियस कहते हैं, जिसके अंदर दो तीन मिक्सचर होते हैं उसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। सो व्हेन टू होमोजीनियस वॉलेटाइल एंड मिसेबल, जो आपस में घुल पाए, और वॉलेटाइल हो मतलब उनके अंदर एस्केपिंग टेंडेंसी हो, उनका बॉइलिंग पॉइंट हो, वो उड़ पाए, उनकी उड़ने की क्षमता इस वॉलेटाइल, are mixed together, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component in solution phase, and the proportionality constant will be equal to the pure state pressure of that particular compound और component। अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट के अंदर कैसे बोलते हैं, बट न्यूमेरिकली इसका क्या मतलब है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज मोर न्यूमेरिकली क्वेश्चंस विल कम। सो इसके अंदर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको किसी का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है, तो वो उसका क्या होगा, उसका कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसी की प्योर स्टेट प्रेशर की, जैसे मैंने डोनेट करा है PA नॉट से,
एंड काय ए, मोल फ्रैक्शन हमने अभी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन को हम काय ए भी बोल सकते हैं. सो दिस इज लाइक ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, प्योर स्टेट प्रेशर. तो ये बनता है. सो पी ए की वैल्यू क्या आती है, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए नॉट इंटू काय ए. पीबी की क्या आती है, पीबी की आती है पीबी नॉट इंटू काय बी. अब टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है, पी ए प्लस पीबी. तो पीटी क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, राइट. तो पीटी वुड बी इक्वल टू पी ए नॉट काय ए प्लस पीबी नॉट काय बी. हमें पता है काय ए प्लस काय बी इज इक्वल टू 1. सो पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट 1 माइनस काय बी प्लस पीबी नॉट काय बी. अब पीटी इज इक्वल टू, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट काय बी प्लस पीबी नॉट काय बी. अब पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस काय बी. अब मैंने यहाँ पे से काय बी कॉमन ले लिया, सो इट कम्स आउट टू बी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट. एंड पीटी हमारा, अगर हम इसे काय ए की फॉर्म में लिखना चाहें तो पीटी वुड बी इक्वल टू पी बी नॉट प्लस काय ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट. सो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है. नाउ वाई ए वाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज. ठीक है, तो अगर हम वेपर फेज की बात करें तो क्या होगा, तो देखो वाई ए कैसे निकलेगा, पी ए अपॉन में पी टी करके. सो पी ए अभी हमने निकला, पी ए क्या था, पी ए था पी ए नॉट काय ए अपॉन में पी टी. यही अगर हमें वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, पी बी अपॉन में पी टी करके. ये कैसे होगा, पी बी नॉट काय बी अपॉन में पी टी. और वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू 1, ये तो हमें पहले से पता ही है. नाउ अब अगर इसका एक मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं कि काय ए पहले 1 था, फिर 0.5 हो गया, फिर 0 हो गया. व्हेयरएज काय बी वाज इक्वल टू 0 पहले, फिर 0.5, फिर 1 हो गया. तो इसके अंदर ये मैंने बनाई पीवी नॉट की, पीवी नॉट मतलब प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ बी, ये है प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ ए. ठीक है, मैंने वैल्यू लिख दी कि पी बी इज इक्वल टू पी वी नॉट काय बी, ये हो गया पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काय ए. तो ये इन दोनों की लाइन ज्वाइन कर देगी तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा. तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये क्या होता है, तो डिफरेंस के थ्रू इजीली समझ आएगा. सो आइडियल सोल्यूशन होता है इट ओबेज रॉड्स लॉ ओवर ऑल कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर वैल्यूज. तो ये रॉड्स लॉ को ओबे करता है ओवर ऑल कंसेंट्रेशन, कोई भी कंसेंट्रेशन हो, कोई भी टेम्परेचर हो, हर पे इस मतलब हर समय इस पे रॉड्स लॉ एप्लीकेबल होता है. Whereas if we talk about non-ideal solution, so does not obey Raoult's law over all concentration and temperature values. मतलब ये हर एक concentration temperature के लिए valid नहीं रहता. ठीक है, इसका एग्जांपल देखें सो हेक्सेन प्लस हेप्टेन, ये एक हमारा आइडियल सोल्यूशन है. नॉन आइडियल की बात करें तो CH3COOH, दिस इज एन इथेनॉल, इथेनॉल इन H2O इज एन नॉन आइडियल सोल्यूशन. इसमें क्या होती है, ए और बी इंट्रैक्शन इक्वल होती है ए बी इंट्रैक्शन के, जिसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, चेंज इन एंथैल्पी मतलब हीट जो रिलीज होती है वो भी जीरो होती है. वेयरएज इसके अंदर जो ए एंड बी इंट्रैक्शन होती है दैट इज नॉट इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन. नाउ अब ये जो हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़े ना, ये दो तरीके की डेविएशन करते हैं जो मैंने यहाँ लिखी है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन. अब इसके बारे में पढ़ते हैं. तो जो पॉजिटिव डेविएशन होती है इसके अंदर पार्शियल वेव ऑफ प्रेशर इज, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ए और बी इंट्रैक्शन होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ए बी इंट्रैक्शन. सो ये पॉजिटिव डेविएशन का केस बन जाता है. जो इसके अंदर पार्शियल वेव ऑफ प्रेशर होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. तो अगर पी ए पी बी की वैल्यू बढ़ेगी तो टोटल वेपर प्रेशर भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. वेयर एज अगर हम यहाँ की बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो इसके अंदर जो ए एंड बी इंट्रैक्शन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ए बी इंट्रैक्शन. तो ये नेगेटिव डेविएशन का केस बन जाता है. इसमें पार्शियल वेपर प्रेशर इज लो, जिसकी वजह से टोटल वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है. इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर हमारी एस्केप पॉजिटिव डेविएशन के अंदर एस्केपिंग टेंडेंसी हाई होती है, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. क्योंकि अगर एस्केपिंग टेंडेंसी हाई होगी तो हमने जैसे देखा कि दूध उबलता है, तो दूध जब उबलता है उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है. तो मतलब रियल लाइफ एग्जांपल है, ज्यादा इसमें वो नहीं है, तो वॉल्यूम इसके अंदर पॉजिटिव आएगी क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा, जो फाइनल है वो ज्यादा होगा. वेयरएज जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसका एग्जांपल है इथेनॉल प्लस H2O. वेयरएज इसके अंदर एस्केपिंग टेंडेंसी लो होती है.
जिसका मतलब है वो इजीली इवेपोरेट नहीं होता। इजीली इवेपोरेट नहीं होता इसका मतलब क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तभी वो इजीली इवेपोरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होता है। एंड जो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसके लिए हीट चाहिए होती है। एंड इसका एग्जांपल है HNO3 एंड H2O। ठीक है, तो ये इसका है, ये एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये आपको मल्टीपल चॉइस में दे सकते हैं कि इनमें से जो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनको टिक करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यू शुड रिमेंबर द एग्जांपल्स वेरी वेल। कि इसमें आता है इथेनॉल इन H2, इसके अंदर आता है HNO3 इन H2O। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? So it is a binary liquid having same composition in solution and gaseous phase। तो एक बाइनरी लिक्विड होता है, ठीक है, जिसके अंदर सेम कॉम्पोजिशन होता है सोल्यूशन के अंदर भी और गैसियस फेज के अंदर भी। अब इसको याद रखने के लिए ना यू हैव टू रिमेम्बर द परसेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑल्सो, कि मतलब आप कितने परसेंट रेशियो के अंदर ये लोगे तभी वो बन पाएगा। ठीक है, इट्स नॉट लाइक इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द लाइक परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर तो फिर वो एजियोट्रॉप की तरह बिहेव नहीं करेगा। वो यहाँ तो देखो जैसे CH3COOH प्लस H2O इज इथेनॉल एंड H2O, तो ये हमें पॉजिटिव डेविएशन देने लग जाएगा। बट हमें तो एजियोट्रॉप चाहिए, तो उसके लिए ऐसे हमें इसकी प्रॉपर परसेंटेज याद रहनी चाहिए। सो मिनिमम के अंदर CH3COOH 95% प्लस 5% H2O। मैक्सिमम एजियोट्रॉप की बात करें तो HNO3 68% प्लस H2O 32%। सो यू शुड रिमेम्बर दिस ऑल्सो। नाउ अगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आए सो दैट इज सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। अब आप सॉलिड मिला रहे हो एक लिक्विड सोल्यूशन के अंदर, तो हमें पता है कि अगर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे कि मतलब जो उड़ना नहीं चाहता, मतलब जिसके अंदर जो मतलब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि उसका जो प्योर स्टेट प्रेशर होगा वो जीरो होगा। तो सॉल्यूट के अंदर ये सॉल्यूट है क्योंकि सॉल्यूट का प्योर स्टेट प्रेशर हमने जीरो कर दिया। तो हमने पढ़ा था कि P टोटल इज इक्वल टू P1 Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2। तो P2 नॉट तो जीरो है, तो इसका क्या आया, ये हमने कैंसिल करके जीरो कर दिया। तो हमारा जो PT आया दैट विल बी इक्वल टू P1 नॉट Chi1, राइट। अब फॉर सच सोल्यूशन जो N1 होता है वो छोटा होता है 1 से, देयर इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड। तो एक लोअरिंग होता है वेपर प्रेशर का जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इट ऑक्यूपाइज अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ सोल्यूशन। तो देखो इससे आप कैसे समझोगे कि आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वो ना ऊपर आ जाएगा। जैसे आपने पानी के अंदर अगर कोई चीज डाली जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो वो पानी के ऊपर एक उसने लेयर बना ली जिसकी वजह से जो ओवरऑल वेपर प्रेशर है ना वो भी कम हो जाएगा क्योंकि वोलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि अब सरफेस पे तो नॉन वोलेटाइल जो हमने सॉल्यूट डाला है वो सरफेस पे ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है उसके अंदर मतलब उसमें कमी होती है, मतलब एक डिक्रीज आता है। अब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स प्रॉपर्टी डिपेंडेंट। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट, मतलब नंबर ऑफ नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड नॉट ऑन द नेचर। तो ये नेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। ये नंबर ऑफ नॉन वॉलेटाइल पार्टिकल रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड नॉट ऑन द नेचर, कि आप किस नेचर का चीज ले रहे हो उस पर डिपेंडेंट नहीं होती। इसके अंदर हमारे पास चार चीजें आती हैं एंड दिस थिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो ज्यादातर इसी के पे बेसिस है, ठीक है। सो आर एल वी पी क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मैंने शॉर्ट में लिखा है। एलिवेशन ऑफ BP is boiling point, depression of freezing point, FP is freezing point and fourth is osmotic pressure। तो अब हम एक एक करके इसे डिस्कस करते हैं। Now if we talk about relative lowering of vapor pressure, तो हमने देख लिया कि P2 नॉट जीरो हो जाएगा, तो जिसकी वजह से पूरी टर्म जीरो हो गई, तो PT इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1 और PT इज इक्वल टू P1 हो जाएगा क्योंकि
P1 नॉट Chi1 इज इक्वल टू P1 अल्टीमेटली ना। सो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे Chi1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, हमें पता है Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने 1 माइनस Chi1 लिख दिया, 1 माइनस Chi2 लिख दिया एज इन द प्लेस ऑफ Chi1, राइट। तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट ब्रैकेट 1 माइनस Chi2। अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट Chi2। अब इसको मैं इधर ले गई एंड इसको नीचे ले गए, तो P1 नॉट P1 माइनस P1 नॉट अपॉन में माइनस P1 नॉट इज इक्वल टू Chi2। अब इस माइनस को हमने ऊपर एडजस्ट कर लिया, तो हमारा बनता है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू Chi2। तो ये हमारी क्या फॉर्मूला बना, देखो हमें पता है Chi2 क्या होता है। Chi2 को हम लिख सकते हैं W2 बाय, मतलब ये गिवन वेट है ऑफ 2 अपॉन में मोलर मास ऑफ 2 इंटू M1 अपॉन में W1। तो ये फॉर्मूला बन गया कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू M1 अपॉन में W1। ठीक है। और एक और फॉर्मूला बनता है, इधर हम N2 बाई N1 भी लिख सकते हैं अगर N1 बहुत बड़ा हो N2 से। सो N2 बाई N1, क्योंकि N1 प्लस N2 होता है, मतलब फॉर्मूले वाइज तो अगर आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है N2 अपॉन में N1 प्लस N2 एंड N इज नंबर ऑफ मोल्स, राइट। बट अगर हमारा N1 इज मच मच ग्रेटर देन N2, तो हमारा फॉर्मूला बनता है N2 बाई N1 अपॉन में N2 बाई N1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। सो ये तीन फॉर्मूला जो मैंने क्लाउड के फॉर्म में रखे हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस विच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब ये क्या होता है, इसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ, तो आप एक दो पैन लो, ठीक है। दो पैन के अंदर एक में नॉर्मल प्योर वाटर जो होता है उसको बॉईल करने के लिए रखो, एंड दूसरे के अंदर उसी पानी के अंदर नमक डाल के बॉईल करने के लिए रखो। तो जो आप नमक डाल के बॉईल करने के लिए रखोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो ज्यादा टाइम लगेगा बॉईल करने में एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। ठीक है। तो इसी से हमारा बनता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कितना चेंज आया। ठीक है। तो जो टीबी है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला कि जो डेल्टा मतलब जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, whereas m इज मोलालिटी। मोलालिटी हमें पता था नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वेट इन केजी, वेट ऑफ सोल्यूशन इन केजी। सो वही फॉर्मूला है। ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया और इक्वल टू लगा दिया, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी क्या है, के बी का नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। कभी कभार नाम भी पूछ लेते हैं, सो यू शुड रिमेम्बर दिस नेम। तो अब के बी एम मैंने बताया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वेट इन केजी, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू बाय W1 in kg। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी W2 बाई M1 इंटू W1 इन kg, राइट। तो ये फॉर्मूला हमारा बन के आता है। अब केबी ऑफ H2, तो समटाइम्स दे गिव इट टू यू एंड इन बोर्ड्स दे आल्सो गिव इट टू यू, बट स्टिल अगर बाय चांस कभी नहीं दिया तो you don't never know, right? So you should remember 0.52 Kelvin kg per mole. So this is the value for kb of H2। नाउ अगर इसे एक डायग्राम के थ्रू समझें, तो ये मैंने यहाँ पे वेपर प्रेशर बनाया है, ठीक है, एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, तो इसके अंदर ये डेल्टा चेंज जो आया है, तो सॉल्वेंट अगर हमारा इधर इतने टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उससे इतना टाइम लग रहा था, तो सोल्यूशन को ज्यादा लगता है, राइट। तो सोल्यूशन माइनस सॉल्वेंट करने होता है। नाउ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू सॉल्वेंट का इधर ज्यादा होता है और सोल्यूशन का कम होता है। जैसे हम बर्फ पिघलाने के लिए उस पर नमक छिड़क देते हैं ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए, राइट। सो ऐसे आप समझ सकते हो। एक्सपेरिमेंटली हमने इसके अंदर भी सेम चीज पढ़ी कि जो डेल्टा टी एफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या है, एम इज मोलालिटी हियर,
राइट। सो डेल्टा टी एफ, अब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट लगाया और इज इक्वल टू लगाया, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। के एफ की अगर H2O की बात करें तो दैट इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। अब हमें पता है मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वेट इन केजी। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ N2 बाय वेट इन केजी। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, सो दैट इज गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू 1 अपॉन W1 इन केजी इनटू के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। अब अगर हम हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़े तो देखो, ये मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, ठीक है। ये बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, एंड यहाँ पे ये मैंने पिस्टन लगाई है जिसके थ्रू आई एम अप्लाइंग द प्रेशर। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमने बचपन में बायो वायो में भी पढ़ा था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसमें ऑस्मोसिस का क्या काम है वो समझते हैं। तो यहाँ पे पी क्या है? प्योर सॉल्वेंट पी। इस पे पी क्या है? पी इज प्योर स्टेट प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब पाई क्या है? पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर, ये पाई ना से जो डोनेटेड है, डिनोटेड है, उसको हम प्रेशर लगा रहे हैं ताकि ये जो प्योर सॉल्वेंट, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या होगी? प्योर सॉल्वेंट, उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सोल्यूशन के अंदर डाइल्यूटेड है तो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो इसकी जब हमें है इसका प्रेशर लगाना है कि ये जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है ये रुक जाए, राइट। तो अगर प्योर स्टेट प्रेशर ज्यादा होगा ऑस्मोसिस प्रेशर से, तो ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल है वो होगी। अगर P इज इक्वल टू मतलब प्योर स्टेट प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोसिस प्रेशर कर देंगे तो नो ऑस्मोसिस होगा, फिर वो मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो मूवमेंट रुक जाएगी, कहीं पे भी नहीं जाएगा। बट अगर प्योर स्टेट प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर के से, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा, मतलब सोल्यूशन से सॉल्वेंट के थ्रू जाने लगेंगे, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन होने लगेगा, विच इज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये जो हमारा आरओ है, ठीक है, जो फिल्टर्ड वाटर जो आरओ वगैरह है, वो इसी वाले प्रिंसिपल पे रिवर्स ऑस्मोसिस पे ही वर्क करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स, कभी कभार वो क्या करते हैं ब्लड सेल के अंदर ना, कभी ब्लड सेल को NaCl में रख देंगे, कभी किसी चीज में रख देंगे। तो वो वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? सो देखो, आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में आपको पता चलना चाहिए। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? सेम सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर सेम सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो वाटर मूव्स इन एंड आउट एट इक्वल रेट। तो ना तो हमारा ब्लड सेल स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा। बट अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड सेल है वो स्वेल कर जाएगा। वेयरएज अगर हम हाइपोटोनिक की बात करें तो हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन होती है, तो ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगा। अब इसका अगर हम रिवर्स ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर हम फॉर्मूला देखें, सो दैट कम्स आउट टू बी पाई इज इक्वल टू MRT। हम ऊपर जितने भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, वी हैव टॉक्ड अबाउट मोल फ्रैक्शन, वी हैव टॉक्ड अबाउट मोलैलिटी। दिस इज द ओनली थिंग जहाँ पे हम मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, राइट। सो देखो, पाई इज इक्वल टू एम को मैंने ब्रेक कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर्स के अंदर, इनटू RT। आर क्या है? आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है 8.314, एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है, इन केल्विन 298 केल्विन होता है जनरली। सो हमारा फॉर्मूला ये बन के आता है। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर को हम आई से डोनेट करते हैं, एंड आई क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। सो थ्रू एन एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड। अगर हम डिसोसिएशन की बात करें तो K2SO4, इसको मैंने ब्रेक करा तो ये कैसे ब्रेक होगा? 2K+ और SO4 2- के अंदर ये ब्रेक करेगा। अब एन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स अगर इनिशियली बात करें तो इधर 1 थे, ये 0 थे, और ये भी 0 था। बट अगर हम कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 2+1 3 अपॉन में 1, तो आई इज इक्वल टू 3। अब हमें हर जगह जो हमने आगे कॉलिगेटिव में जो पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी ना, यहाँ सब में आई लग जाएगा अगर हमें एसोसिएशन डिसोसिएशन की जो कंडीशन है वो दी रखी होगी। जैसे CaCl2 दे दिया, उसके अंदर भी सेम चीज लगेगी। CaCl2 के अंदर वो किसमें ब्रेक करेगा? 2Cl+ Ca2+, ठीक है। तो 3
और अपॉन में 1 आ जाएगा, तो उसके बाद वेंट ऑफ फैक्टर 3 हो जाएगा। सो ऐसे, ठीक है। सो दिस वाज कंप्लीट डिसोसिएशन, कि कंप्लीटली टूट जा रहा है। बट अगर हम इसका पार्शियल डिसोसिएशन करें तो उसके अंदर क्या होगा, तो ये पहले 1 था, ये 0 था, ये 0 था, अब ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, राइट। एंड यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो ये अल्फा था, ये 1 से 1 अल्फा, और ये हो जाएगा 2 अल्फा। तो ये पार्शियल डिसोसिएशन है, हमें नहीं पता कितना है। इन लोगों को अब हम प्लस करेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन में 1। सो वेंट ऑफ फैक्टर क्या बना, 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन में 1। नाउ दिस वाज एसोसिएशन की थिंग। बट अगर हम दिस वाज डिसोसिएशन की थिंग, अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो देखो ये हमारा बेंजोइक एसिड, हमारा डाइमर टाइमर फॉर्म हो रहा है, वो कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। सो देखो यहाँ पे डाइमर फॉर्मेशन हो रही है, तो C6H5COOH हाफ C6H5COOH होल ट्वाइस। ये हमारा 1 था, ये हमारा 0 था। आफ्टर कंप्लीट एसोसिएशन ये 0 हो गया और ये हाफ हो गया, तो हमारा आई क्या आया, हाफ अपॉन में 1। सो आई वुड बी हाफ, सो वेंट ऑफ फैक्टर हाफ हो गया। अगर हम इसकी पार्शियल की बात करें तो इनिशियल था 1 0, पार्शियल क्या होगा 1 माइनस अल्फा, और ये क्या बचेगा अल्फा बाय 2। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे और अपॉन में 1 कर देंगे तो आई वुड बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, तो वो कैसे निकालते हैं, देखो C6H5COOH ये 1/3 C6H5COOH होल थ्राइस, तो इसमें टाइम ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है। तो इनिशियल अगर हम कंप्लीट की बात करें तो ये 1 था, 0 था, अगर कंप्लीट एसोसिएशन हो रही है तो 0 और ये 1/3 हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 1/3 आएगा। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट पार्शियल, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा बाय 3। इसको जब हम प्लस करके अपॉन में 1 करेंगे तो हमारा आंसर आता है आई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फा बाय 3। ठीक है, तो ऐसे आई निकलता है। सो आई गेस ये 4 एग्जाम्पल्स आपको आई निकालना आ गया होगा। बाकी सेम चीज करनी है जो हमने यहाँ पे करी, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगेगा, बस आगे आई आ जाएगा, जैसे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई केबी बाय केबी इंटू एम, तो आई आ जाएगा, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे हर जगह एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व। Whereas अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर, वेयर C इज द कंसेंट्रेशन, राइट। सो ऐसे हमारा सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।